नमस्कार साथियों, मैं अमन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, ब्लॉक द्वारिखाल, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। साथियों, एक कहावत है कि जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि बिल्ली गायब हो गई है, जबकि ऐसे में बिल्ली के लिए उसको मारना और भी आसान हो जाता है। ये बिल्ली कबूतर की कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि कुछ ऐसा ही हमारे विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में हो रहा है। इस विधानसभा में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां आज भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार शून्य है। इस विधानसभा का लगभग हर गांव पलायन की मार झेल रहा है। मेरा मानना है कि यमकेश्वर विधानसभा उत्तराखंड प्रदेश की सबसे पिछड़ी भी विधानसभा है। अभी कुछ समय पूर्व मैंने सुना था कि इस विधानसभा के एक क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का पुरस्कार मिला था। तो साथियों, आज मैं आपको उस सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के एक ऐसे गांव में ले जा रहा हूं जो पूरी तरह से पलायन कर चुका है। मात्र 2-4 बुजुर्ग, बंद पड़े मकान और बंजर खेतों के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं पुरस्कार देने वाले अति ज्ञानी लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आपने धरातल में आकर के इस क्षेत्र को देखा है? क्या आपने यहाँ के स्थानीय निवासियों के कष्टों का अनुभव किया है? तो चलिए साथियों, आज यमकेश्वर के एक ऐसे गांव में आपको ले चलता हूं जो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। साथियों, तो अब हम पहुंच गए हैं यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक के गांव एराड़ी गड़बड़ेत में। एक ऐसा गांव जो पलायन रोकने की हर बड़ी बड़ी बातों को सच का आईना दिखाता है, जहां आज पूरे गांव में गिनती के बस 2-4 बुजुर्ग बचे हैं। साथियों, आप एक ऐसे क्षेत्र को विकसित क्षेत्र का पुरस्कार दे रहे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बद से बदतर है, जहां पेयजल समस्या निरंतर बनी रहती है, जहां पलायन का दर्द हर गांव झेल रहा है, जहां के युवा बेरोजगार हैं। ना तो यहाँ क्षेत्र के भविष्य हमारे युवा भाइयों के लिए कोई तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है और ना किसी प्रकार का खेल का स्टेडियम जहां वो अपने मानसिक व शारीरिक विकास कर सकें। मेरा बस एक ही प्रश्न है कि विकास की वो कौन सी परिभाषा है जिसमें यह क्षेत्र आपको विकसित दिखता है? यदि इस क्षेत्र को सही मापदंडों के आधार पर विकसित क्षेत्र का पुरस्कार मिलता तो यह अत्यंत हर्ष का विषय होता, किंतु एक ऐसे क्षेत्र को विकसित क्षेत्र का पुरस्कार मिलना जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी भी आम जनता की पहुंच से दूर हो, तब ऐसे में इसे विकसित क्षेत्र घोषित करना यहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और सच कहूं तो उनका अपमान है। यदि मरीज डॉक्टर के पास ये कहे कि मैं स्वस्थ हूं और मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो डॉक्टर उस मरीज का इलाज नहीं कर पाएगा। मरीज को यह बताना ही होगा कि मुझे कष्ट है, मैं तकलीफ में हूं, तभी डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो क्षेत्र पिछड़े हैं, जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं शून्य हैं, उनके प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताएं कि हमारे क्षेत्र को सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। साथियों, 2 घंटे के अति दुर्गम पैदल मार्ग में जंगल, झाड़ियों और जंगली जानवरों के भय के बीच आखिर हम यमकेश्वर विधानसभा के बीच उस गांव में पहुंच गए हैं जो सरकारी कागजों के आधार पर एक विकसित क्षेत्र में आता है। साथियों, इन उजड़े पड़े मकान और बंजर पड़े खेतों को देखकर ही कोई विश्वास कर पाएगा कि यहाँ कभी गांव वालों की चहल पहल रही होगी, वरना जिस प्रकार का सूनापन और वीराना इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं, यह स्थान आज पूरी तरह से जंगल बन चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इस क्षेत्र के प्रति उपेक्षा और सरकारी कागजों में विकसित दिखाए जाने से आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक हंसते खेलते गांव में आज बस 2-4 बुजुर्ग बचे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के ना होने के कारण वह भी कब अपने घरों में ताला लगाकर अपने बच्चों के साथ शहर चले जाएं, कुछ नहीं पता। साथियों,
पहाड़ के इन हालातों के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसका वोट बिना किसी सोच के, दूसरों के कहने पर, किसी के बहकावे में आने पर ऐसे नेताओं को जाता है जिनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। वे नेता जिन्हें क्षेत्र के विषय में जमीनी तौर पर कुछ भी ज्ञान नहीं होता। साथियों, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि टिहरी जिले के अंतर्गत प्रतापनगर क्षेत्र को वहां के पूर्व विधायक जी द्वारा एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर लिया गया था, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों के आर्थिक पैकेज बड़ी सरलता से मिले, क्योंकि सरकारी कागजों में वह पूरा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र था। इसीलिए वहां के सभी जातियों के स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार में आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त हुई। सरकार द्वारा कोई भी योजना आए, पिछड़े हुए क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, जिससे क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा, महिला, युवा एवं बुजुर्ग सभी को लाभ होता है। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं ये विनती करता हूँ आप लोगों से, एक बार दिल से इस पूरे दृश्य को देखें और विश्वास मानिए ये दृश्य सिर्फ एक गांव का नहीं, आज पहाड़ के हर गांव का है। और अपने मन से एक बार जरूर सोचें कि हमने अपने पितरों की इस भूमि को, इस देव भूमि को, अपने उत्तराखंड को क्या से क्या बना दिया। दादी नमस्कार। नमस्कार जी जी दादी, आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा नाम पार्वती देवी जी और गांव का नाम गड़बड़ेत। जी। आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको अपने घर का काम भी करना पड़ता है, आपको खेती भी करनी पड़ती है, जंगल से लकड़ी काट के लाना पड़ता है, पानी लेकर आना पड़ता है, बहुत प्रकार की समस्याएं का सामना आपको करना पड़ता है। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, जो कि गांव पूरा खाली हो चुका है? सारे गांव जी, गांव खाली है, सारे का सारा गांव खाली ताला लग गया है, ताला लगा रखा तो दो आप- चार लोग हैं बस। है ना? तो आप किस प्रकार से इसके बारे में सोचते हैं? महिलाओं के बारे में को जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं? अब कोई नहीं रहता तो हम रह रहे हैं, और जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो फिर हम भी चले जाएंगे। जब सभी ताला लगा है, कोई नहीं रहता यहाँ, और बूढ़ बूढ़े रह रहे दो चार, तो वो क्या करना उन्होंने, कोई सुविधा तो है ही नहीं यहाँ, ना रोड का, ना पानी भी कभी आ जाता कभी टूट जाता, और लाइट नहीं आती है, महीना 2 महीना हो जाता है, अंधेरे पे पड़े रहते बूढ़ बूढ़े, कोई देखने वाला नहीं है, लड़का बहु बाहर रहते हैं, कोई नहीं आता, आना जाने का सुविधा नहीं है, जंगल है, झाड़ी है, कई चीज है रास्ते में, तो बच्चे लोग आ नहीं सकते, और बूढ़ बूढ़े रहते हैं तो बूढ़ बूढ़े को देखने कौन आएगा इतना हैं। तो हम वैसी परेशानी में, हम भी लोग परेशानी में, यहाँ दुकान की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, और बच्चे इसीलिए यहाँ रहते नहीं है। बच्चों को तो पढ़ना लिखना जरूरी है, पुराने लोग थे, हमने अपना टाइम काट दिया, अब नए बच्चों को तो शिक्षा जरूरी है ना। हमारे लिए तो कुछ नहीं रहा, हमने तो जैसे दिन काटा, वहाँ खेती करते थे, वहाँ खेती करते थे, वहाँ जंगल में। अब यहाँ घर पे भी जानवर आ जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, झाड़ी है, और कुछ सब्जी सुब्जी करते हैं तो जानवर वैसे ही खा जाता है उसको। हमारे को तो दुकान पे जाना पड़ता है, कितना दूर है, सुबह चले जाते हैं, शाम को 5-6 बजे तक घर लौटते हैं। और फिर घर में कोई नहीं है, बीमार आदमी है, उसको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। और हम भी जंगल के रास्ते से जाते हैं, वहाँ भालू है, शेर है, जंगल में कोई चीज है, खा देगा तो कौन देखेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, देखने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है, और फिर हमारे लिए तो परेशानी है यहाँ पे हैं। तो फिर क्या करें, यहाँ तुम सुविधा कराओगे, तुम्हारे वो हो जाएगी, तो तुम्हारे तरफ से हमारे लिए सुविधा आ जाएगी, सड़क आ जाएगी, स्कूल की सुविधा दे दोगे, हॉस्पिटल का सुविधा दे दोगे, तो तब तो इस गाँव में कोई आ भी जाएगा, बाहर के बच्चे भी आ जाएंगे। और जब सुविधा ही नहीं है तो क्यों आएंगे यहाँ। वो तो देख के सारे घरों में ताला लगे हैं, वैसे चले जाते, 2-4 लोग रहते तो अपना आप झाड़ी मुनी है, न यहाँ कोई योजना आती है, न गवर्नमेंट देती है, न प्रधान देता है, न कोई करने वाले भी नहीं है। झाड़ी जुड़ी हो जाते थे, सारे जंगल वैसे ही हो जाते, आना जाना का रास्ता नहीं रहता, चारों तरफ बंद ही बंद रहता। दादी नमस्कार। नमस्कार जी।
दादाजी, पहले तो मैं आपका नाम और आपके गांव का नाम जानना चाहूँगा, और फिर मैं जानना चाहूँगा कि आप इस गांव में बचपन से रहते आ रहे हैं। आपने यहाँ पे सब कुछ होते हुए देखा है। जब आप छोटे थे तब यहाँ कैसा माहौल था? फिर जब आप जवान हुए तब यहाँ पर लोगों का रहन सहन किस प्रकार का था? और जब आपके देखते देखते पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है, तब आपको कैसा महसूस होता है? आपने बचपन से लेकर के अभी तक क्या फ़र्क देखा है, और ये गांव क्यों खाली हो गया? मेरा नाम शेर सिंह रावत, जी अहराना गाँव ग्राम गढ़बड़े। जी इसमें परेशानी हमें ये चीज़ की है, जी आज दिन तक यहाँ कोई सुविधा नहीं हुई। अरे खेत थे चारों तरफ से, बंजर कोई नहीं था, आवाज़ थी यहाँ। आज सोचते सोचते मैं देखता हूँ कि इस समय क्या हो रहा है कि ये मेरे यहाँ आदमी नहीं, स्कूल नहीं है, कोई सुविधा आने जाने की नहीं है। अब मैं ही खुद बीमार हो रखा हूँ, मैं किसको चाह रहा, मैं किसको पकड़ के लाऊंगा? जब कोई चीज़ का हमें रहन सहन के लिए कोई नहीं है। अब यहाँ कोई भी लोग बच्चों के शिक्षा के लिए नहीं तो बना रहता है गाँव। जब यहाँ कोई शिक्षित नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, इसलिए बाहर बच्चे वो निकालना ही पड़ा। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, तो किस कारण से हुआ ये स्कूल के रहने से हुआ और रोड के नहीं आने से हुआ, या उसमें से या कोई मार्केट नहीं। इसमें लोग हॉस्पिटल का क्या करना है, कोई सुविधा नहीं है इस समय यहाँ। कारण में सबसे पहले स्कूल का कारण था, यहाँ की मेन कारण स्कूल नहीं दिया। दूसरा यहाँ रोड, इधर सामने उधर छपटा रोड था, वो भी रोड बर्बाद हो गया, उसमें भी कोई जा नहीं सकता है क्या रहा इसमें। इसलिए कारण ये है मेन कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ कराया जाए। मेन कारण यही है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा नाम जी राहुल सिंह रावत है। जी मैं ग्राम गढ़बड़े अराड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। आप युवा हैं, आप देख रहे हैं कि ये पूरा गांव खाली पड़ा है। आप किस तरह से महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों लोग यहाँ रहना नहीं चाहते? ऐसा क्या कारण है जो यहाँ के सारे लोग यहाँ से चले गए हैं? और क्या आप एक युवा हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या उम्मीद है कि किसी तरह से फिर लोग वापस आ सकते हैं, फिर से इस गांव को बचाया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप पहले नेता हो जो हमारे गांव में आए हो। प्लान करने की बहुत सी समस्या है, परंतु शिक्षा भी प्लान करने की बहुत बड़ी समस्या है। अगर स्कूल नहीं होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे क्या? ठीक है, प्राइमरी स्कूल भी यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल तो यहाँ आसपास 25-26 किलोमीटर तो आसपास कहीं है नहीं हॉस्पिटल। अच्छा। अगर कोई गांव में 4-5 लोग हैं, अगर बीमार भी होते हैं जी तो हमें भी बगल वाले गांव में फ़ोन करके कहना पड़ता है। जब हम बाहर होते हैं काम पे जी तो फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि भाई वो बीमार है थोड़ा, उनको ऊपर सड़क भी नहीं है, रास्ते भी बहुत बेकार है, जी कुर्सी में ऊपर तक लेके जाना पड़ता है सड़क के वक्त। तो वहाँ से भी गाड़ी बुक करके तो 15-20 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल है, अच्छा। वहाँ लेके जाना पड़ता है। बहुत समस्या है, ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है। यहाँ आज तक कोई बड़ा नेता नहीं आया। जी आप इतनी दूर से चल के आए हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जी। यहाँ रोजगार नहीं है, अच्छा। कहीं भी दूर दूर तक चले जाओ इधर रोजगार नहीं है। हमें नौकरी करने के लिए बाहर मुंबई, दिल्ली, गोवा इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ भी 10 जगह भटक के तब जाके नौकरी मिलती है। जी ठीक। और सबसे मेन बात है कि इधर सड़क नहीं है, गाँव में सड़क नहीं है। इसके लिए हम बहुत प्लान कर चुके हैं लोग। जी सड़क आ जाए तो गांव फिर से साल भर या 6 महीने फिर से जीवित हो सकता है। और अभी भी जीवित ही है, परंतु अगर सड़क का कार्य जल्दी से ना शुरू हुआ तो ये गांव 1-1.5 साल में खत्म हो जाएगा। अभी भी 2-4 लोग हैं यहाँ पे। तो इसी बात पे अगर सड़क नहीं आती है तो ये गांव भी खाली कर देंगे और हम भी बाहर चले जाएंगे। जी तो फिर बचा कौन? यहाँ गांव में जानवर है, इनसे वोट मांग लेना और क्या। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा नाम महावीर सिंह रावत, गांव का नाम गढ़बड़े। जी। मान्यवर, जैसा आप देख रहे हैं कि यह गांव लगभग पूरा खाली हो चुका है, यहाँ से पूरी तरह से पलायन हो चुका है।
अब नाम के लिए कुछ एक आध घर बचे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि जो ये पूरा का पूरा गांव पलायन करने को मजबूर हुआ है? इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? सबसे मेन इस टाइम पे जो है सड़क नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं है, सामान लाने के लिए दुकान नहीं है, 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर पैदल जाओ, सर में बोक के सामान लेके आओ। इस वजह से यहाँ पलायन हो रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। कोई जो परिवार यहाँ पे अभी तक थे उनके भी बच्चे स्कूल के लिए सब यहाँ से निकल गए हैं। 3 परिवार बचे हुए हैं इस टाइम यहाँ पे जो रह रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो भी पलायन कर जाएंगे। तो है क्या यहाँ पे? कुछ है ही नहीं रहने लायक, जीने के लिए कुछ संसाधन ही नहीं है यहाँ पे। चारों तरफ जानवरों का आतंक और अलग है। आज तक की लाइफ में मेरा 40 साल उम्र हो गई है लगभग। यहाँ पे आप पहले जनप्रतिनिधि हो जो इस क्षेत्र में आए हो, इस गांव में आए हो हमारे। आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं हम, अखबार में देखो कागजों में लगता है कि दुनिया भर का विकास हो रहा है उत्तराखंड में। यहाँ पे आके देखो, आप भी आए होंगे, रास्ते वहाँ से यहाँ तक देखा होगा आपने, कहीं रास्ता तक नहीं आने जाने के लिए, पूरा जंगल बना हुआ है। तो कैसे में कोई बंदा यहाँ पे रह सकता है? क्या भविष्य है यहाँ? कोई भविष्य नहीं है। किसी के पास जाओ आप काम करवाने के लिए, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसलिए लोग भाग जा रहे हैं। हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, बंद पड़े हुए थे, तो चलो अपने घर देखने के लिए थोड़ा सफाई करने के लिए आ गए। ये तो किस पर्पज़ से रहे आप बताइए? कुछ भी चीज़ एक आप यहाँ पे ऐसे बता दो मेरे को कि है यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नहीं है। इसलिए सारे प्लान हो गए हैं। यही मेन मुद्दा है आज की डेट में। साथियों, अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी ही होगी, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु यदि हम एक साथ होंगे तो हम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं और फिर जीत हमारी निश्चित होगी। साथियों, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि टिहरी जिले के अंतर्गत प्रतापनगर क्षेत्र को वहां के पूर्व विधायक जी द्वारा एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों के आर्थिक पैकेज बड़ी सरलता से मिले, क्योंकि सरकारी कागजों में वह पूरा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र था। इसीलिए वहां के सभी जातियों के स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार में आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त हुई। आप लोगों को याद ही होगा जिस प्रकार आप सभी के सहयोग से मैंने सिंगटाली पुल की समस्या को उत्तराखंड सरकार के समक्ष रखा था, जिसकी पोस्ट आप मेरे फेसबुक पेज अमन बिष्ट में देख सकते हैं। अब वह पुल भी स्वीकृत हो चुका है, जिसके लिए क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति बधाई का पात्र है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने हम सब की इस अति आवश्यक जरूरत को समझा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी समाज सेवियों का जिन्होंने भी अपने अपने स्तर पर एक सिंगटाली पुल के लिए प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि इस महान कार्य में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। हम सबकी एकता और मिलकर अपने अधिकार के लिए लड़ने की भावना से ही यह सफलता, यह जीत हमें मिल पाई है। ठीक इसी प्रकार साथियों, हमें अपने क्षेत्र जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहां रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमें अपने इस क्षेत्र और यहाँ के प्रत्येक बच्चे, युवा, माता बहनें, बुजुर्ग सभी के लिए उनके अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। साथियों, मेरा बस अब एक ही प्रयास है कि मैं अपने इस क्षेत्र को एक अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवा सकूं, जो सच में अत्यंत पिछड़ा हुआ है, जिससे हमारे इस क्षेत्र को सरकार द्वारा विशेष सहयोग, सरकारी योजनाओं का लाभ और हमारे युवा भाई बहनों को पिछड़ा क्षेत्र से होने के कारण मिलने वाला आरक्षण जो कि उस क्षेत्र की सभी जातियों को मिलता है, ये सब दिलवा सकूं। किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा घोषणाओं और कागजों में इस क्षेत्र को इतना विकसित दिखा दिया गया है कि ये लड़ाई अब बहुत कठिन हो गई है। किंतु यदि आप लोगों का साथ मुझे मिला तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, यदि मुझे आपका सहयोग मिला तो हम इस लड़ाई में भी हर बार की तरह अवश्य सफल होंगे। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इस लड़ाई को और अधिक बल मिल सके। इसी आशय के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय यमकेश्वर महादेव, जय मां बाल कुंवारी, जय उत्तराखंड।